अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 32 स्टार्ट हो गया है जी कैफ 1 का। IS 41 शुरू करना है, लेकिन ज़रा सवारियाँ कम हैं, पूरी हो लें। और जो अब इसके बाद आएंगे उन्हें कहिएगा वहाँ पीछे खड़े होते जाएं, ठीक है जी। हाइब्रिड में एजाज जो अब लेट आए उनको खड़े कर दीजिएगा। गर्ल्स हाइब्रिड में गर्ल्स खुद बता दीजिएगा आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को कि खड़े हो जाएं थोड़ी देर। अच्छा जी, तब तक थोड़ा सा IS 36 को ही कर लेते हैं। पहला सफ़ा नंबर 317, 2 एग्जाम्पल्स होमवर्क में दी थी। रीड ऑनली का कहा था, खैर वो तो आसान बातें थी। कोई मसला इस सफ़े में? पोस्टमार्टम कर लेना, इसको तो पूरा करके निकलें। दूसरा सफ़ा एग्जाम्पल्स में 318 सफ़ा, कोई मसला? वाई आई एम स्टैंडिंग। पहला 317 था भाई, 318 से पिछला सफ़ा पहला जी। कितने बच्चों ने ये पढ़ा है और एग्जाम्पल्स की हुई हैं? पता तो हो कि किसी ने किया। बस ये पास होने वालों के हाथ देख लो, ऐसे ही रिजल्ट भी आता है 28%। देख लो कितने बच्चों ने ये एग्जाम्पल्स होमवर्क में दी थी। आसान एग्जाम्पल्स थी, सिर्फ आपका एटीट्यूड आप देख लें बस। अच्छा, अब हाथ बढ़ गए हैं। अच्छा जी, पेज नंबर 317 पे थोड़ा सा एक चीज़ पेंडिंग थी, ये मैं पेंडिंग ख़त्म कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि जब हम गो थ्रू करें तो पता लग जाए फ़ौरन कि ये चीज़ पेंडिंग है। ओके, कल से तो नहीं लेट आओगे? बैठ जाओ, 12:30 पे टाइम है, तुम 40, 45, 42 मिनट पे आ रहे हो। ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। अब इसके बाद जो है उसे खड़ा रखना। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल बनाते हैं पहले थोड़ी सी, फिर आपको वो बात समझ आएगी जो लिखी हुई है वहाँ पे। बैलेंस शीट पता क्या होती है? बड़ी मेहरबानी। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स होंगे आपके, कुछ आपके ऐसे ही कुछ होंगे 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ करंट एसेट्स होंगे, ऐसे ही 3, 4, 5 ये होंगे। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि यूँ कर लें, बल्कि कि आपके नॉन करंट एसेट्स जो हैं उनका टोटल आ रहा है बैलेंस शीट में 100 रुपया, और करंट एसेट्स का टोटल आ रहा है 50 रुपया, और ग्रैंड टोटल आपका एसेट साइड का आ गया 150। सही है? आदतें ख़राब हो गई ना, 3 छुट्टियां करके आए तो आदतें ख़राब हो गई। वाह, ये भाई लेट आने वाले भाई की वजह से हुआ ऐसे। और उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली साइड होती है, जिसको आप कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ कहा करते थे इंट्रो में। तो इक्विटी साइड हो गई, शेयर कैपिटल, आने वाले दिन में देखेंगे शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रियल सरप्लस, ये चीज़ें आती हैं इक्विटी के अंदर। अब गर्ल्स को हाइब्रिड में भेज दूँ और वहाँ खड़ा कर दूँ? क्यों लेट आते हैं आप लोग? क्या मसला हुआ है? ये फीमेल स्टूडेंट्स जो आती जाएं और बैठती जाएं, उन्हें बताइए कि आज सज़ा मिली हुई है, अब आप लोगों को हाइब्रिड में भेजा जाए, मशवरा दे दें, या आज शर्म आ गई है और कल से लेट नहीं होंगे तो बैठ जाएं। ऐसे ही लेट से 110 और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होंगी। जो प्लानिंग होती है ना वो गड़बड़ हो जाती है बंदे की सारी। अब IS 40 रह जाए, मैंने ये छेड़ दिया, अब मैंने छेड़ दिया, फिर पता ही है आपको मेरा। पंद्रह, ऐसे ही बस फिगर्स दे लें। कितना हो गया? 125 हो गया। टोटल कितना करना है? तो करंट लाइबिलिटीज़ ऐसे ही डाल देते हैं कुछ। तो ये जनाब करंट लाइबिलिटीज़ कितनी बनेगी? 25 की, और ग्रैंड टोटल इसका भी बन गया 150। ठीक है जी। तो ये जनाब हमारी बैलेंस शीट टैली है। देख लो बैलेंस शीट टैली होगी हमारी। ही क्या हुई है टैली? देखो ना हो तो फिर बताओ। उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे जो एग्जांपल मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो समझाना है वो यहाँ से समझाना है। अच्छा जी, अब ये जो इक्विटी है ना, इक्विटी 110 रुपये की जो इक्विटी का टोटल आ रहा है, ठीक है, एक ये इक्विटी का टोटल है, ठीक है, और एक अब इसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स पड़े होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स
लेट्स से ये एग्जांपल है सारी, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट समझाना था, छोड़ा भी उस वक्त इसीलिए था क्योंकि इसके ऊपर छोटी सी एग्जांपल बनती थी, हम 400 में थे। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरे 20 शेयर्स हैं और हर शेयर की प्राइस जो है वो ₹5 है, ₹5 पर शेयर। तो ये 20 शेयर्स हैं और ₹5 पर शेयर इनकी मार्केट प्राइस है। तो आंसर क्या बनता है बताओ, कितना जी? 100, 100। इस 100 को जब आप कंपेयर करके देखते हैं इस 110 से, तो आपको कोई गड़बड़ लग रही है? क्या गड़बड़ लग रही है? नहीं, गड़बड़ क्या लग रही है? टाइम से आया करें, बॉयज़ खड़े हैं, कल गर्ल्स भी हाइब्रिड में खड़ी होंगी, बस एक चांस ही दे सकता हूँ मैं। अच्छा जी, जी बेटा कोई गड़बड़ नज़र आती है? क्या गड़बड़ लगती है आपको? आपकी किताबों में इक्विटी 110 पे नज़र आ रही है? और बोलो। अच्छा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ना, इक्विटी एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़, तो दोनों साइड्स बराबर ही होती है ना। तो इसको एसेट्स की तरफ से देखना या इक्विटी की तरफ देखना, बात तो एक ही है। जैसे कि आप अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करें, इसको कहते हैं नेट एसेट्स। एसेट्स लेस लायबिलिटीज़, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, नेट एसेट्स को कहते हैं। आगे जाएंगे रेशियोज में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। नेट एसेट्स FAR 2 में जाके मज़ीद पढ़ेंगे। नेट एसेट्स रेशियोज में बहरहाल पढ़ेंगे इसको। तो नेट एसेट्स हैं, मतलब 150 में से अगर आप 40 माइनस कर दें तो आपके पास नेट एसेट्स कितने आ रहे हैं? तो यही नेट एसेट्स इक्विटी को भी कहते हैं। इक्विटी का मतलब होता है नेट एसेट्स, मतलब आप सारे अपने एसेट्स बेच दें, ठीक है, तो लोगों को जो पे करना है, लायबिलिटीज़ जो लोगों के पैसे देने हैं, वो देने के बाद जो बचेगा वो आपका है, ओनर्स का है। तो नेट एसेट्स क्या होते हैं? टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज़। इसको इक्विटी के दो नाम हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग को भी कह लें, ओनर्स का पैसा। इक्विटी नेट एसेट्स को भी कहते हैं। नेट एसेट्स मतलब एसेट सारे बेच दें, लायबिलिटी सारी पे कर दें, तो जो बचा है वो किसका है? ओनर्स का। तो 110 ही है इक्विटी। तो खैर चलें छोड़ें, नेट एसेट्स यानी इक्विटी 110 की आ रही है, जबकि आप अपने एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू निकालते हैं, यानी आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अगर मार्केट प्राइस के ऊपर उनको वैल्यू करके देखते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी आ रही? अब आपकी इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। क्या ख्याल है? यानी अगर आज आप बेचें, दरअसल बात वही है कि नेट एसेट्स 110 से नहीं है, नेट एसेट्स दरअसल 100 के ही पड़े हुए। तो बात वही है, ज़रा निशानी इस तरह से भी दी हुई है स्टैंड ने, किसी MCQ के अंदर ना आ जाए। ये बात इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये भी एक इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट का, कि अगर आप अपने, इसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, पढ़ाता हूँ वहाँ से जाके। अगर आप अपने शेयर्स की मार्केट वैल्यू आज निकालें और वो मार्केट वैल्यू आपकी इक्विटी या नेट एसेट्स से जो है वो कम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इक्विटी या आपके नेट एसेट्स, आपके एसेट्स कह लें, ये क्या हुए पड़े हैं? ओवर वैल्यूड। तो ये भी एक निशानी अकल वालों के लिए कि अपने एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें। ये एक लाइन थी जिसको यहाँ से पढ़ लें, फिर पिक्चर ले लीजिएगा। ऊपर हमने पढ़ा था क्या? एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आ जाए, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ जाए, जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा, पैसेज ऑफ टाइम मोर देन वुड बी एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम और नॉर्मल यूज, ठीक है, या चेंज इन टेक्नोलॉजी, मार्केट इकोनॉमिक फैक्टर्स और लॉज एंड रेगुलेशंस जो कि एडवर्स इफेक्ट डालें कंपनी पे, या इंक्रीज इन मार्केट रेट। ये भी, इसकी भी एग्जांपल बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है ना। तो ये निशानियाँ थी इम्पेयरमेंट की, इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने के लिए इंडिकेशंस थी, लेकिन एक्सटर्नल जो हमारे हाथ में नहीं है। इसी के अंदर ही एक लाइन यहाँ पर ये लिखी हुई है, इसी MCQ में आ सकता है ना बेटा, ठीक है। द कंपनीज नेट एसेट्स, द कंपनीज नेट एसेट्स 110, नेट एसेट्स, इक्विटी का मतलब नेट एसेट्स होता है, ठीक है ना। इक्विटी का मतलब एक तरह के एसेट्स ही होते हैं अगर लायबिलिटीज माइनस कर दें तो, ठीक है। तो नेट एसेट्स मतलब इक्विटी, ठीक है। तो कंपनीज नेट एसेट्स हैव अ हायर कैरिंग वैल्यू 110, ठीक है, देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? ये
मार्केट कैपिटलाइजेशन is the total market value of equity of entity and is usually computed as market value per share into number of shares। भाई समझ आती है बात की? तो वो क्या कह रहा है कि इंडिकेशन एक्सटर्नल क्यों कह रहा है? मार्केट प्राइस तो शेयर की हमारे काबू में नहीं है ना, ठीक है। तो उसको यूज करके मार्केट कैपिटलाइजेशन निकली और उसको कंपेयर किया नेट एसेट से। तो अगर नेट एसेट्स ज़्यादा हैं तो ये भी क्या है? एक इंडिकेशन है, ठीक है। तो कंपनीज नेट एसेट्स हैव हायर कैरिंग वैल्यू देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिकेटिंग दैट एसेट माइट बी ओवर वैल्यू, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं हम, ये मैंने फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो ये वाली लाइन समझाने के लिए ये छोटी सी एक एग्जांपल थी आपके लिए। नोट करें जल्दी से, पिक्चर लेनी है पिक्चर लें। कल 35 से जो लेट आएगा वो खड़ा रहेगा, बैठ जाओ आज। हाइब्रिड में कोई भी लेट नहीं आया एजाज, हाइब्रिड में कोई भी लेट नहीं आया, खड़ा करें इन्हें। आपने नहीं बताया इनको, एजाज आप खड़े हो जाए, मोबाइल जेब में न डालिएगा, अब मोबाइल लेकर ऐसे सामने यूं करके खड़े हों। अच्छा उधर है, चलो फिर ठीक है, पड़ा रहे। आपने इनको नहीं बताया कि इन्होंने खड़े होना है, लेट आए हैं ये हैं? अच्छा काम गया हुआ है, खड़े हो जाओ भाई, लेट आने वाले, खड़े हो जाओ हजरत, खड़े हो जाओ आप। चलो अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, क्योंकि बाकी बच्चे बैठ चुके हैं। बेटा कल 35 से जो लेट आएगा कोई माफ़ी नहीं है। अब आप लोगों की वजह से लेट करना पड़ा, IS 40 पहले करना था। अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी है, मैंने बस गोली कराई थी ज़बानी कलामी, ठीक है, उसको भी ज़रा चेक कर लें कि जी अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो, डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ हो, तो ये इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट की। मार्केट रेट, चूँकि डिस्काउंट रेट मार्केट का डिस्काउंट रेट है, हमारे काबू में नहीं, इसलिए एक्सटर्नल, लेकिन ये इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन क्यों है? खड़ा रखें इनको उधर ही, इनको तो अब खड़े ही रखें। इसकी मिसाल बना लेते हैं जी, आप डेटा कोई ले लें, जैसे मिसाल के तौर पे, बल्कि मिसाल के तौर पे क्या, यहाँ करीब करीब कोई सवाल के तौर पे कोई सवाल किया हुआ अल्लाह करे जिसमें कैश फ्लोज हों, मुंह उठा के किसी भी वक्त आ जाते हैं, तरीका है यार कोई? लेट से लेट होते चले जा रहे हैं। अच्छा जी ये देखें, यही कैश फ्लो उठा लेते हैं, ये 22 के एंड पे 45, 23 के एंड पे 45, 24 के एंड पे 45 और 8 कितना बनता है? मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यही वाले का कोई भी कैश फ्लो ले लें यार, ऐसे ही बस 2-3 साल की लाइफ लेकर। ये कहते हैं अंग्रेजियाँ, ये मिसाल के तौर पे हम यहाँ खड़े, ठीक है जी, 31 दिसंबर 2024 पे हम खड़े, ठीक है, अभी आया नहीं, 23 पे खड़े, ठीक है। और यहाँ पे खड़े होकर हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाली है, वैल्यू इन यूज़ निकालनी है, और बुक वैल्यू भी यहीं पे खड़े होकर हमारे पास आनी है। अब कोई कैश फ्लो ज़ूम कर लें, ये 2024 का साल है, 2025 का साल है, 2026 का साल है, ठीक है। आप खड़े कहाँ पे हैं इस वक्त? ये आप खड़े, ठीक है, हाय हाथ ऊपर, ठीक है। अब इधर जनाब 45, इधर नहीं चेंज कर लेते हैं, 55, 58 ऐसे ही बस, ठीक है, और इधर 55 ऐसे ही डिफरेंट कैश फ्लो ले लिए, ठीक है। अब डिस्काउंट रेट अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालने लगा हूँ मैं, और डिस्काउंट रेट मैं ले रहा हूँ, कितना लेना है? 10% ले लें, चलें जी, पहले 10%। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो 45 भाई को बुलाओ 1.1 रेज़ टू पावर 1 साल पीछे, 58 भाई को 2 साल पीछे, और 55 भाई को 3 साल पीछे। जी जल्दी बोलो यार। जी फरमाएं, ओ फरमाएं, या अल्लाह खैर, क्या क्या बैठा हूँ भाई, कैलकुलेटर कहाँ है आपका? 130, चलो राउंड कर दिया। अच्छा अब क्या कहता है इंडिकेटर्स में, डिस्काउंट रेट का बढ़ना इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन है या कम होना? क्योंकि आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो QM में आपने डिस्काउंटिंग वगैरह की होगी, फाइनेंसिंग का पोर्शन पड़ा होगा, तो आपको शायद हो ही, वरना नहीं है, तो इसीलिए अभी करवा रहा हूँ कि अगर डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। तो चेक करते हैं, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें, क्या परसेंटेज लेना चाह रहे हो बढ़ा के? 15, ठीक है जी 15 कर लें।
अब इन्हीं कैश फ्लोज को फिर डिस्काउंट करें, लेकिन 15% के हिसाब से 58, जल्दी कर रहे हैं, अब साथ साथ कर लें, प्लस 55 इंटू 1.15 रेज टू पावर -3 जी। देखा, डिस्काउंट रेट क्या हुआ, ज़्यादा। डिस्काउंट रेट क्या हुआ, ज़्यादा। तो डिस्काउंट रेट ज़्यादा होने से प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई, कम। असरात देखें, ठीक है। तो डिस्काउंट रेट के बढ़ने से पीवी कम, पीवी कम तो रिकवरेबल अमाउंट कम होने का खदशा, रिकवरेबल अमाउंट कम होने का खदशा, तो ये खदशा कि इतनी कम ना हो जाए कि बुक वैल्यू से ही नीचे चली जाए, तो ये इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन है। लेकिन हालात बेहतरी की तरफ किस तरफ जा रहे होंगे, जब डिस्काउंट रेट कम होगा। ये भी चेक कर लेते हैं। आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें, क्या रेट लेना है, 8% ले लेते हैं। चलो जी, अब इन्हीं कैश फ्लोज को 8% के हिसाब से कर लें। 1.08 एक साल पीछे, 58 को कितने साल पीछे लाना है, 2 साल, और 55 को ऐसे ही मैंने अज्यूम किए। मैंने कहा भी था कि कुछ अज्यूम कर लेना। कितने बच्चों ने खुद से अज्यूम किए थे ये कैश फ्लोज घर पे, किसी एक ने भी नहीं किए, किसी एक किए थे, एक ने किए, ठीक है जी। 130। अब देखो जी, अगर डिस्काउंट रेट कम हो रहा है, 10 से 8 पे गया है, तो प्रेजेंट वैल्यू 130 से 135 पे चली गई, ठीक है। तो ये डिस्काउंट रेट का कम होना प्रेजेंट वैल्यू को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये बस छोटा सा पॉइंट था, इसको अब देख लें, यहाँ से पढ़ें। सिग्निफिकेंट, ये कहाँ गया, एन इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अफेक्टिंग द वैल्यू इन यूज़। अफेक्ट कैसे करती है, इंक्रीज होना एडवर्स इफेक्ट है, कम कर देगा प्रेजेंट वैल्यू को, ठीक है। कल से नहीं लेट आना यार, बैठ जाओ, हाइब्रिड वाले भी बैठ जाओ यार। ये क्या हुआ, क्या है ये, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ये आज पहला दिन ऐसा हो रहा है। कोई मसला है तो बता दें, ताकि मैं खामखा सजा ना दिए जाऊँ। क्यों लेट आए हैं भाई आप लोग, क्या हुआ है, देर से उठे थे। ये पूरे सेशन में आज पहली बार ऐसा हुआ है, इतनी देर पहली बार हुई है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। मुझे भी शक पड़ रहा है, कोई गड़बड़ है सही, आज बहुत बच्चे लेट हैं भाई। ऐसे ना करो यार, कुछ पढ़ा नहीं सकता बंदा, आप लोगों को क्यों लगता है ऐसे। आगे अभी धुंधें सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो रोज़ ही आप 1-1 घंटा खड़े रहेंगे। मतलब या तो पढ़ना शुरू कर देंगे टाइम पे आके, या फिर रोज़ खड़े रहेंगे। माफ़ी तो कोई नहीं, छुट्टी मैंने नहीं करने देनी। छुट्टी करोगे तो मैं हॉस्टल में घर में पहुंच जाऊंगा पता लेके। खबरदार टाइम से आया करो। 7:35 से जो लेट होगा वो अगली कल से वो क्लास में खड़ा रहेगा, पूरी क्लास। ये गर्ल्स भी सुन लें, हाइब्रिड अलग है अल्हम्दुलिल्लाह इनका। जो 7:35 से लेट आएंगे स्टूडेंट्स, वो सारी क्लास खड़े रहकर पढ़ेंगे, वरना बेशक नहीं, जाने भी नहीं देना, मैंने जाने भी नहीं दूंगा, और 1.5 घंटा खड़े रहेंगे, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ें। कुछ और रहता हो इस सफ़े में। ये क्या है, ये मैंने पढ़ लिया था लेकिन यहाँ से नहीं पढ़ा था, पेंडिंग तो हटा दें। क्या लिखा हुआ है, रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल और वैल्यू इन यूज। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू डिटरमिन बोथ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल एंड वैल्यू इन यूज। इफ आइदर कोई एक ऑफ दीज अमाउंट एक्सीड कैरिंग अमाउंट, द एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड एंड नॉट नेसेसरी टू एस्टिमेट द अदर अमाउंट। फेयर वैल्यू लेस, मैंने कहा था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल निकाली, वही अगर बुक वैल्यू से ऊपर है तो पागल हो गया, वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन करोगे। वो जहां भी जाए अल्टीमेटली अगर बहुत भी कम हो जाएगी तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल, तो फिर भी उसमें से वो हायर उठा के रिकवरेबल मानी है ना। रिकवरेबल अमाउंट हायर नहीं होना है तो वो तो वैसे ही इम्पेयर्ड नहीं होगा, तो ज़रूरी नहीं है दोनों को निकालना। डन जी। एग्जाम्पल 4 तो मैंने खुद ही करा दी थी। वैल्यू इन यूज़ की डेफिनेशन बस इतनी काफ़ी है, एक दफ़ा इसको रीड तो करना आज, रीड ओनली। इसलिए सिर्फ कि किसी एमसीक्यू के अंदर वो 3-4 चीज़ें देकर, एक आधी गलत देकर कहे इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो एलिमेंट नहीं है। वैल्यू इन यूज़ का एसिड की जो है उसकी उसमें कौन से एलिमेंट्स जो हैं, वो कौन सा एलिमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। अब वो 5 दे देगा, उसमें से 4 वो होंगे जो यहाँ से होंगे और 5वां कोई गलत होगा। तो एक दफ़ा इसको पढ़ना है, ठीक है। बाकी इसको मैं अभी लिख देता हूँ कल के लिए, कुछ कल भी तो करें ना इसका, ऐसे ही वरना नज़र लग जाती है। ओह, इसको ऐसे ही रहने दें फिलहाल, ज़रूरत नहीं है इतनी। एग्जाम्पल 5 की हो, घर पे की हो जी, किसने की होगी, तो मसला तो नहीं आया। अच्छा 6 मैंने खुद ही करा दी थी। अच्छा जी, ये एक मेथड 2 नज़र आ रहा है, ये आपने नहीं इस तरह से करना जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप फिर दोबारा उसको सही नहीं कर सकेंगे। ओके,
ये मैं इसलिए ब्लैक कर रहा हूँ बेटा, मैंने आपको कहा ये बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड नहीं है जो रीवैल्यूएशन का उस जैसा है कि पहले एक्यूमुलेशन का बैलेंस एलिमिनेट करो फिर एसेट को इम्पेयर करो। ये मैं इसलिए नहीं करा रहा, कोई ख़ास इंपॉर्टेंट है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अनलेस के खुद मुंह से कह दे ये नहीं करना, लेकिन चूंकि ये एक मेथड है तो ये ना हो कि छेड़खानी कर दे आई कैप, तो इसलिए पढ़ेंगे। बट शायद आखिरी क्लास में जो आखिरी 1-2 दिन हम रिवीजन कर रहे होते हैं, पेंडेंसीज उड़ा रहे होते हैं, उस वक्त करें, शायद उससे पहले कभी मौका मिल जाए तो करें। इस वजह से अभी नहीं करवा रहा कि बड़ी मुश्किल से कल थोड़ा बहुत हमने चीज़ों को अलग अलग करके रखा है कि रीवैल्यूएशन क्या है, इम्पेयरमेंट क्या है। तो अगर सेम मेथड होगा तो फिर तो बिल्कुल ही कबाड़ा हो जाएगा। मसला कोई नहीं है इतना, लेकिन चीज़ें मिक्स ना होने पाएँ इसलिए अलग अलग रखा जाता है इनको, ठीक है। ये अल्टरनेटिव जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ ये समझे नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने नहीं इसको ऐसे सफ़ाई हस्ती से मिटाना, आप बस उसको खाली रहने दें, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट लगा दें साइड पे, पहले ब्रैकेट नहीं लगाते होते, ब्रैकेट लगा के यूँ कर दें पेंडिंग अल्टरनेटिव जहाँ जहाँ आ रहा है, ठीक है बेटा। और सही है ये ना हो आप भी इसको बिल्कुल ही पारे कर दें और फिर बाद में बैठे हों जिस दिन मैं करवाऊँ एंड पे जाके। बुक क्या कह रहा है ये दवाना? अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 अब आप होमवर्क में कर सकते हैं। छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, आप कहोगे टाइम ज़ाया करवाता है यार ये क्या करता है, बस ऐसे ही हाथ सीधा करते हैं। और आई क्या की चूँकि एग्जाम्पल है तो तसल्ली करते हैं कि इसमें से कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो वो हेल्प दे जाए, कोई ऐसी चीज़ मिस ना हो जाए, ठीक है। इसमें भी आपने अल्टरनेटिव मेथड को इग्नोर करना है। एग्जाम्पल 9 भी आप होमवर्क में करेंगे, लेकिन सोल्यूशन के अंदर जो सीखा हुआ बस वही करना है। ठीक है बच्चों, ये ज़रा हम ना इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे हैं ना कि कंक्लूड कर लें। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट आया, जैसे सीखा है बस उसी की प्रैक्टिस जारी है हमारी, ठीक है। ये भी जैसे भाई जैसे इम्पेयरमेंट में दूसरा मेथड है, सेम वही तरीका रिवर्सल के वक्त भी करना है। मैं बता भी रहा हूँ कि ये क्या है। कोई अगर घर पे पढ़ेगा ना खाम खा मेरी बात ना मान के पढ़ ही लेते हैं तो उनको नज़र आएगा कि यही है, जितनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी होती है उस दिन उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और तुम तो पूरे सेशन में लेट नहीं आए थे, आज क्या हुआ तुम्हें? तो इज्तिमा वाली गाड़ी क्यों लेट आई है? उसके बाद नहाने धोने चले गए, आ जाते मैं कुछ भी ना कहता यार, जैसे है जैसा है जहाँ है की बुनियाद पे आ जाया करो, कोई मसला नहीं है। बीमार है तो लम्हे पै के पढ़ लिया करो, कोई मसला नहीं है। तशरीफ़ रखें भाईजान, ये नहीं होना चाहिए। मैं अभी करता हूँ बात। सुबह वाली क्लास गाड़ी और जल्दी निकालनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद 10 किया था हमने, बोलो सोल्यूशन ही गायब कर दिया मैंने, चलो अच्छी बात है। लें जी, इसमें बस 2-4 चीज़ें अल्टरनेटिव मेथड समझो है ही नहीं, उसके अलावा 2-4 पॉइंट्स सिर्फ रह गए हैं पेंडिंग। ओके, प्रैक्टिस ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कुछ मुझे ख़ास अभी दिल नहीं कर रहा मेरा, कोई टेस्ट में देना हुआ तो इनमें से दे दूंगा, आप अपने तौर पर बेशक कर लीजिएगा। पास पेपर्स में आपका पहला सवाल जो है ये बिल्कुल आप अपनी प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं, छोटी छोटी एग्जांपल के साथ। ये बेसिकली ना भी करें तो ठीक है, ये आपकी डाइवो बसेस जैसा सवाल है, बस डेटा चेंज है। डाइवो बसेस जैसा सवाल है, डेटा चेंज है, नहीं दें इसको, टाइम ज़ाया क्या करना। ये अच्छा सवाल है, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 को आप कर लें, ठीक है। 3 को आप छोड़ दें, 3 भी आई के अपने किताब से गायब कर दिया था। 3 के अंदर भी छोटा सा मसला वही है जो मैंने कार्ली वाले सवाल में किया था, चेंज कर दिया था कार्ली वाले सवाल को, कि उसने कहा हुआ था ईयर एंड पे जाके लाइफ इतनी है, एस्टीमेट चेंज करवाया था उसने। तो लाइफ वाला एस्टीमेट चेंज हो तो साल के स्टार्ट में लाएँ तो प्लस करना पड़ता है, तो इस सवाल में भी वही मसला है। तो ये सवाल आपने नहीं करना। अगर कभी किसी टेस्ट के अंदर मैंने इसको दिया तो मैं अब जो आई कैप की जो अप्रोच है ड्यूरिंग द ईयर वाला काम करता है वो करके मैं करवा दूंगा। इस सवाल को अब आपने नहीं करना, काट दीजिए इसको। रिसेंट सवाल तो यही है, ये बहुत पुराना सवाल है। और अब आई कैप ने ना जहाँ जहाँ किताब के, जब ये लास्ट टाइम चेंज हुआ था ना, जहाँ जहाँ किताब के अंदर चेंज इन एस्टीमेट वाला काम था तो उसने ईयर्स लाइफ का चेंज इन एस्टीमेट जो है वो उसने ड्यूरिंग द ईयर कहा या स्टार्ट में कहा, एंड पे नहीं कहा, क्योंकि बच्चा परेशान हो जाता है
कि एंड पर अगर एस्टीमेट चेंज हुआ है तो हमने एस्टीमेट चेंज को अप्लाई करना है साल के पहले दिन से, तो लाइफ में 1 साल ऐड करना पड़ता है। ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इसके अंदर साल के दरमियान में एक्सीडेंट हुआ था, तो वो फिर जो लाइफ साल के एंड पे बताई थी उसमें 6 महीने ऐड करने थे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आई कैप जहाँ जहाँ था किताब के अंदर, अगर सवाल अव्वल तो सवाल ही नहीं छोड़े, जो छोड़े हैं उनको चेंज कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर कर दिया। तो मैं भी इसको जब करना हुआ, दिल करेगा, अच्छा सवाल है वैसे, दिल करेगा तो चेंज कर दूंगा। आप लोगों ने ये सवाल नहीं करना, ओके। जैसे कार्ली वाला सवाल मैंने कहा था नहीं करना, वो उसका टेस्ट में आ गया सिर्फ एक एडजस्टमेंट चेंज करके। तो मेरा दिल करेगा तो मैं इसमें चेंज करके किसी वक्त टेस्ट कर लूँगा या होम असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा। आप लोगों ने खुद से इसको डोंट ट्राई इट एट होम। WWE 4 5 हो गए, 6 का क्या हाल है? हो गया। डिस्कस करने की ज़रूरत है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मसला ये ज़रूर था कि अगर आप खुद से चेक करने बैठ जाएं तो शायद आपको ये रेट शेड की समझ ना आए, लेकिन सिंपल रखना था चीज़ों को, ठीक है। उन्होंने कहा था 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिमेनिंग लाइफ जो है वो 4 पे आई है, जिस वजह से डेप्शन रेट बढ़ गया। अब आपने बच्चों पकड़ के क्या करना था? 15 जमा 5 20% कर देना। अच्छा, अगली बात, ये चेंज इन एस्टीमेट है। कैसे पता लगा कि लाइफ अगर रिमेनिंग 4 साल रह गई है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुई है। अच्छा, फिर इम्पेयरमेंट की तरफ क्यों जा रहा है? देखो, डेप्रिसिएशन रेट बढ़ने का मतलब क्या होता है? लाइफ कम हुई है। रिमेनिंग लाइफ कम होती है तो मिसाल के तौर पे मैंने रेट निकाला, रिड्यूसिंग बैलेंस का रेट निकाल रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी 10 साल लाइफ है और एसिड की 10 रुपये और 100 रुपये, ये ऐसे ही मैंने रेट निकाला। बताओ कितना रेट आता है? ये मैंने क्या अज्यूम किया जी? कॉस्ट कितनी है? 100 रुपये। रेजुअल वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। बताओ रेट कितना आता है? 20 पॉइंट। अच्छा, अब अगर मैं बदलूं लाइफ को और कम करूं तो रेट को क्या होना चाहिए? लाइफ कम हो इस फॉर्मूला में तो रेट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना बेटा। सादा बात है कि कम सालों में ज़्यादा डेप्शन चार्ज करनी पड़ेगी ना, सादा सी बात है। अगर साल कम हो जाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा जल्दी आपको ख़त्म करनी होगी, तो रेट तो बढ़ेगा। कोई लाइफ ले लो, 7 साल ले लें, 7 साल लें, बाकी सब सेम भी रखें, तो बताएं आंसर क्या आता है जी? अब देखो ये 20। अब ये जो रेट बढ़ाया उसने अपने हिसाब से कह दिया, हमने चेक नहीं करना, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रेट का बढ़ना ये भी एक निशानी है कि रिमेनिंग लाइफ क्या हुई होगी? कम हुई। और रिमेनिंग लाइफ कम हो तो पता है आपको, वैल्यू इन यूज के अंदर जो कैश फ्लोज आते हैं फ्यूचर में वो कम सालों के अब आएंगे, तो फिर वैल्यू इन यूज के कम होने का खतरा तो यहीं से पड़ जाता है। खैर, ये सारी बातें छोड़ के भी सवाल करते तो हो जाता, लेकिन वैसे ज़रा डीप जाके सवाल को देखा। किस तरह से वर्किंग की आपने? ऐसे ही डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट और P&L, कोई चक्कर नहीं। कॉस्ट मॉडल है, रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, तो इस तरह से वर्किंग हो गई थी। ज़रूरत है? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया इसको? ज़रूरत है इसको करने की? कोई बच्चा कह दे। नहीं बेटा, रिवाइज रेट निकालने की जरूरत नहीं, यही तो रेट उसने कहा है। 31 दिसंबर 21 पे खड़े होकर उसने कहा है कि आपका रेट जो है वो 20% हो गया है, ठीक है ना। तो 20% को आपने बस यूज़ कर लेना। नहीं, ये तो उसने निकाल कर दे दिया ना। अगर ना देता तो रिमेनिंग लाइफ होती, रिड्यूसिंग बैलेंस हमें खुद निकालना पड़ता। ये तो कह रहा हूँ कि एक मसला छोटा सा ये था कि अगर चेक करने लगे तो शायद पकड़ में ना आए बात, लेकिन पता नहीं अब क्या क्या छुपाया हो उसने। पता नहीं रेजुअल वैल्यू कितनी होगी, शायद उस वजह से रेट डिफरेंट आ रहा हो, हम अरी बला से। लेकिन अगर ये रेट खुद ना देता तो हमें निकालना पड़ता। अच्छा, अब आप कहोगे फिर अगले साल क्या करेंगे? भाई इस साल का रेट तो दे दिया, अगर 23 में जाते तो फिर 22 वाला रेट आगे नहीं चल सकना था, ठीक है। तो 22 में तो वही रेट चल गया जो गिवन था, ठीक है। बहरहाल सवाल कमज़ोर था थोड़ा। पहला सवाल रिवर्सल का कैफ में जो आया था वो यही था, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बेहतरी है। इस दफ़ा आया इम्पेयरमेंट का सवाल, रिवर्सल है या नहीं है, इम्पेयरमेंट का 6-8 नंबर का सवाल आया हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरा इस दफ़ा इरादा यही है कि रीसेंट अटैम्प्ट को, मैं वैसे हमेशा यूँ करता हूँ कि जब टॉपिक हो जाता है तो किसी टेस्ट में रीसेंट अटैम्प्ट फेंक देता हूँ, बच्चा करके कॉन्फिडेंट भी हो जाता है कि इस दफ़ा ये अच्छा ये है। लेकिन इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि रीसेंट अटैम्प्ट को हम हाथ नहीं लगाएं और एंड पे जो है ना 3-4 दिन लगा के
चीज़ों को रिवाइज़ करें, ऐसे बस थोड़ा सा रिवाइज़ किया, जो पेंडेंसीज़ हैं वो भी साथ की, और जो रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल होगा उस टॉपिक का वो फिर उस वक्त करेंगे, क्योंकि एंड पे जाके फिर मेरे पास बचता ही कुछ नहीं। बच्चे कहते हैं सर रिवीजन क्लास पढ़ा दें, आप को कुछ करा दें। मैं कहता हूँ यार क्या कराऊँ, कुछ छोड़ा तो है नहीं हमने। तो वो फिर बस गैप एनालिसिस ही कर रहे होते हैं, हर टॉपिक में जो चीज़ें छोटी छोटी रह जाती हैं सिर्फ वो कर रहे होते हैं। तो इस दफ़ा मेरा इरादा ये है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। आप करना चाहें अपने तौर पे करें, पर मैं आंसर नहीं करूँगा, और इसका फ़ायदा ये होगा कि एंड पे मेरे पास सबसे रिसेंट अटैम्प्ट पड़ी होगी सारी की सारी, वो 3 से 4 दिन एंड पे लगा के हम उसको करेंगे, ठीक है। बस मुझे ये मुशक्क़त आएगी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनमें टेस्ट मुझे अच्छा आसानी से मिल जाते थे कि चलो यार रिसेंट अटैम्प्ट डाल दी, चलो जी बेहतरीन हो गया। बच्चे भी टेस्ट देकर खुश हो जाते थे कि हाँ यार ये तो डूएबल चीज़ें हैं, अभी अभी ये आया तो ये थोड़ा सा मुझे मसला आएगा कि टेस्ट मुझे फिर कोई एक आधा जैसे कभी कभी दे देता था रिसेंट अटैम्प्ट, वो भी मुझे अब बनाना पड़ेगा। मेरी सहूलत ज़रा ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको सहूलत ये मिल जाएगी कि जब हम एंड पे जाएंगे तो हम हर टॉपिक का तकरीबन वो सवाल जो रिसेंट आया हुआ है वो हम रिवाइज़ कर सकेंगे, ठीक है। एंड पे जाके फिर लेवल भी और होगा, कर लेंगे तो अच्छा यार, ज़बरदस्त। ओके, लें जी। अच्छा जी, और को मसला इसमें? कैश फ्लोज तो इजी है, एनुअल इनफ्लोज लेने थे, एनुअल आउटफ्लोज माइनस करने थे, इंटरेस्ट नहीं आना था, सेल प्रोसीड लेना है, एडिशनल प्रोसीड नहीं, करंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल और एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट है, ठीक है जी। ओके, ये 12 से 10 पे गया है तो ये इम्प्रूवमेंट की निशानी है, इम्प्रूवमेंट की निशानी है, तो ये शायद रिवर्सल की तरफ गया होगा सवाल अगले साल में। बहरहाल कोई मसला नहीं है कर रहा फिर मैं ये सवाल, फिर टेस्ट में अगर कुछ आ जाए ऐसा वैसा तो फिर परेशान ना हो जाना। अच्छा जी, इसके अंदर एक पेंडिंग ही रखें इसको, इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अब बहुत टाइम लग रहा है, मैंने एमसीक्यूज़ भी इसके डिस्कस करने, ठीक है। तो वो है असल में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि आपके लेवल पे टेस्ट होना नहीं चाहिए, लेकिन चलें बहरहाल इसकी डिस्कशन चूँकि करनी पड़ेगी थोड़ी सी, इतनी रेलेवेंट है नहीं लेकिन करेंगे ज़रूर। तो ये क्वेश्चन अभी आप पेंडिंग रखें। बहुत ही आसान सवाल है, क्वेश्चन बैंक 2 कर लीजिएगा। पास पेपर 2 दिया आपको, क्वेश्चन बैंक 2 दिया है, बस और तो कुछ भी नहीं है। 3, 4, 5, 6 मैंने करवा दिए जी। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म ही है, 2-3 लाइनें छोड़ी हैं हमने थ्योरी के अंदर। पास पेपर 3 मैंने उड़ा दिया। 1 करना चाहो तो कर लो, असल में 1 प्लांट के साथ है, उसी से मिलता जुलता डाइवो बसेस के नाम से मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में दूसरे दिन करवाया था। तो आप देखोगे सिर्फ फिगर्स चेंज हैं, करना चाहें बेशक करें, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं टाइम वेस्ट समझता हूँ आपका कि एक जैसा सवाल दोबारा कर लें। आप वही सवाल भी दोबारा कर लेंगे ना, और कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हुए करेंगे तो वो भी आपका सवाल ही करना चाहें तो कर लें। पास पेपर 2 बहरहाल होमवर्क में दिया है, 3 कटवा दिया है, ठीक है। 4, 5, 6 हो गए, 4, 5, 6 हो गए। क्वेश्चन बैंक के अंदर आए, 1 मैंने पेंडिंग करवाया है, 2 आपने आज कर लेना है, 3, 4, 5, 6 मैंने करवा दिए आपको, ठीक है। हम चल रहे थे एमसीक्यूज़ पे, जल्दी कर लें। अब ये सब आप लोगों के लेट आने वालों की वजह से हुआ सारा कुछ, वरना अभी हम IAS 40 ख़त्म तो हो ही जाता है, सच्ची मुच्ची पहले दिन आपको पता है स्टैंडर्ड तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन चलो खैर अच्छा है। थोड़ी देर एमसीक्यूज़ करते हैं, थोड़ी देर एमसीक्यूज़ करके फिर चले जाएंगे, बाद में एंड पे टाइम बच गया तो वापस आ जाएंगे। कहाँ तक पहुँच गए थे? 27 तक, 26 भी कर लिया था, वेरी गुड। इन मेजरिंग वैल्यू एंड यूज कितने बच्चों ने कंप्लीट किया? ऊपर वाले 25 एमसीक्यूज़ को हो गए थे सारे? फिर तो 5 मिनट लगने चाहिए, क्या ख्याल है? अच्छा है ना, ये जान छूट जाएगी। अच्छा अब इसको तय करके रख देना है, ठीक है। मैंने माना इसमें मैंने अभी आपको पास पेपर 2 समझाना पड़ेगा मुझे, लेकिन बाकी चीज़ें इसकी ऐसे होंगी कि बस ये तय करके साइड पे रख दी है। अब IAS 16 की पेंडेंसीज है ना, तो अगर टाइम बच जाएगा, आज IAS 40 में सवाल एक ही सवाल करना है सिर्फ, क्योंकि नई चीज़ में बदहज़मी हो सकती है, वो ज़्यादा नहीं दे सकता। थोड़ा सा आज करेंगे, थोड़ा सा आपको ज़रा आइडिया होगा, उसके बाद सुकून से आप 36 की जो चीज़ रहती है अपनी वो करेंगे, कोई 16 की छोटी मोटी चीज़ कर लेंगे। फिर कल थोड़ा सा और हम हाफ लेक्चर पे ही रखेंगे उसको, कल भी, हाँ शायद पूरा भी कर दूँ। कल हफ्ता है ना, तो छुट्टी करने वाले बच्चे छुट्टी करते हैं, तो फिर हो सकता है मैं कल बच्चे ना हो तो मैं करा दूँ, सारे करा दूँ लेक्चर सारा ही IAS 40। तो बहरहाल इंपॉर्टेंट बहुत है IAS 40, तकरीबन हर सवाल में ही मैं आपको ज़रा नज़र दिलवाता हूँ। ध्यान उस तरफ चला गया, MCQs तो कर ही लेते हैं। मैं IAS 16 का चैप्टर खोले बैठा हूँ। IAS 16 के चैप्टर के अंदर हम जो है वो पास पेपर पे एक नज़र डालते हैं जो हमने छोड़े हुए हैं, ठीक है। उन पास पेपर्स के अंदर
अल्लाह करे आज हम पास पेपर 4 कर जाएं, वो कब से पेंडिंग किया हुआ है ना। एक्सट्रैक्ट्स पे असल में अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ना जोर दे रहा हूँ। कल मैंने IAS 36 में बार बार एक्सट्रैक्ट्स की बात की। वो जो कल सवाल किए हैं ना, उनके एक्सट्रैक्ट्स तो बनवा लेना भी मुझसे, याद से बनवाना, ठीक है। ले जी, ये पास पेपर्स हैं, अभी तक पेंडिंग ये पड़े हैं। 11 क्यों नहीं कर सकते, इसमें IAS 23 मिक्स हो रहा है। 12 क्यों नहीं कर सकते, IAS 40 और 20 मिक्स हो रहे हैं। 13वां क्यों नहीं कर सकते, 20 और 23 पड़े हैं। 14वां IAS 40, IAS 23। 15वां हो गया है, 16वां हो गया है, 17 में IAS 40, IAS 40, 18 में IAS 40, IAS 23। अब बड़े बड़े सवाल हैं 17-18 नंबर के, तो IAS 16 के साथ ये मिक्स हुआ पड़ा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ICAP ने एक बार सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज नोट दिया, 2 बार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और PPE के एक जैसे नोट होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। दोनों के इकट्ठे एक ही सवाल में दिए 2 बार, यानी 3 बार IAS 40 का नोट भी वो पूछ चुका है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट्स वाले सवालों में 1 से 2 बार पूछ चुका है। एक सवाल यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, बनी ईयर लिमिटेड के नाम से आएगा, बेल शॉर्ट नाम करें तो बेल घंटी वाला सवाल IAS 20 के चैप्टर में वो पड़ा है। उसके अंदर भी IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट है और IAS 40 है, ये सारे इस तरह से मिक्स हुए हैं IAS 16 में, ठीक है। इधर देखो 19 के अंदर क्या है, वही IAS 40 नोट बनवाया हुआ है। 20 के अंदर क्या है, ये पॉइंट भी किसका है, ये भी IAS 40 का है, ये भी साथ लिख दूं। तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अपने भी 1-2 छोटे मोटे सवाल आए हुए हैं, लेकिन छोटे मोटे बाकी इधर ही हुआ। असल में इस चैप्टर के साथ बड़े सवाल हैं, लेकिन चैप्टर के साथ इधर ही डाले हुए मैंने, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा होश के नेल्स लें, कल की छुट्टी नहीं करनी। लो जी माशाल्लाह भाई तशरीफ़ लाएं, क्लास को स्टैंड अप करके क्लैपिंग करवा लें थोड़ी सी। आगे आओ, कैमरे के आगे आगे हो, हमारा सर देखने नहीं बैठे हुए ऑनलाइन वाले बच्चे। जगह दो यार, इसको इधर दे दो यार, बल्कि इधर आओ, छोड़ो यार, हाँ बना दो जगह, बना दो जगह, बना दो, कोई तो बना दो। पहलवान असी भी तुसी हाँ, जगह बनानी चाहिए। अच्छा जी चलें, जल्दी करें, 10 मिनट। AC को कुछ कर दें जी, इसके वो ऊपर कर दें, ये 24 पे रखें यार, आजकल गड़बड़ शुरू हो चुकी है मौसम में। इन measuring value and use, in measuring value and use, discount rate used for discounting net cash flows should be pre-tax, हाँ ये तो ठीक है, that reflect market assessment of time value of money and risk specific to asset। भाई देखो, ये जो आपने, हम 36 दोबारा खोलते हैं, 36 दोबारा खोल के मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने कहा है आपको कि पढ़िएगा, ये तो पढ़ लिया हो, बल्कि कहाँ गया, नीचे था ये कैश फ्लोज वाले पॉइंट में। ये रिस्क स्पेसिफिक टू एसेट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालने के लिए प्री टैक्स रेट हो, ठीक है, और रिस्क स्पेसिफिक टू एसेट हो, ठीक है। तो कितने गया, इतने गया। इन मेजरिंग वैल्यू यूज प्री टैक्स रेट हो, मार्केट असेसमेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी करे और रिस्क स्पेसिफिक टू एसेट हो। मुझे तो यही सही लग रहा है, अगले एहतियातन पढ़ लें। प्री टैक्स रेट हो, रिफ्लेक्ट करें, प्री टैक्स हो रिफ्लेक्ट करें मार्केट असेसमेंट टाइम वैल्यू रिस्क स्पेसिफिक टू एंटिटीज कंपेटिटर। प्री टैक्स हो, ओह पोस्ट टैक्स, पोस्ट टैक्स तो देखते ही आगे नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। प्री टैक्स हो, रिफ्लेक्ट करें एंटिटीज असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू मनी रिस्क स्पेसिफिक टू, ये तो सेम नहीं आ गया दोबारा। अच्छा, प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट्स मार्केट असेसमेंट, और यहाँ पे कह रहा है इनका ख्याल है, इनका ख्याल नहीं चलेगा, मार्केट फोर्सेस। तभी तो एक्सटर्नल इंडिकेटर के अंदर मतलब ये इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट, ये एक्सटर्नल इंडिकेटर है, क्योंकि ये हमारे बस में, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। तो दुनिया क्या सोचती है हमारे इस एसेट के बारे में, ठीक है, वो बात है असल। तो उसी हिसाब से आपने डिस्काउंट रेट चूज करना है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड वाइल कंप्यूटिंग वैल्यू इन यूज, एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉसिबल वेरिएशन इन अमाउंट और टाइमिंग ऑफ। अब ये वो वाला पॉइंट आ गया, ये जिसने पढ़ना है उसी ने ये जवाब देना है। ज़रा क्विकली पढ़ ही ना लें, ऐसे ज़रा दिल कर रहा है, आपने रीड ओनली करके आना है। अब देखो ना, इतनी सी चीज़ भी जो छोड़ के चला गया, छोड़ो यार भाई, याद नहीं करना है। जो चीज़ याद करनी होगी मैं खुद बताऊंगा, भाई इसको याद कर लो, जो कि इंशाल्लाह शायद ही कोई चीज़ हो, मुश्किल नहीं निकलेगी। याद, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो याद रखनी है, मैं कहूँगा याद करना नहीं है, याद रखना है। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको याद रखना भी नहीं है, एक बार पढ़ लेना है, ये उनमें से एक है। एक बार पढ़ा हुआ होगा आप
जब भी, जाहिर सी बात है, जब भी आप आएंगे इस टॉपिक में, रिवीजन प्लान के अंदर भी मैं ना आपको जो है वो लर्निंग आउटकम्स लिखवाता हूँ कि लर्निंग आउटकम 1 2 ये आपने पढ़ने हैं। लेकिन जो छोटे चैप्टर्स हैं ना, इनके अंदर थोड़ी सी थ्योरी होती है, 4-5 चीज़ें होती हैं, वो मैं सारी वैसे ही कह देता हूँ कि आपने जब कभी IAS 36 से रिवाइज करना है, आपने इस लाइन को एक नज़र सिर्फ पढ़ना है। याद नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, 3 बार बोल दिया। याद नहीं करना, याद रख तो सकते हैं ना। जब भी रिवीजन में आए, आपने सिर्फ इसको ऐसे ही रीड करना है जैसे आज करने लगे। वैल्यू एंड यूज ऑफ एसेट शैल रिफ्लेक्ट फॉलोइंग एलिमेंट्स। जो वैल्यू एंड यूज है उसमें ये चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। क्या जी? एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ एंटिटी एक्सपेक्ट टू डिराइव फ्रॉम एसेट। जो एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है फ्यूचर में एसेट से आएगा, वो होना चाहिए, होता ही है। एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉसिबल वेरिएशन इन अमाउंट और टाइमिंग ऑफ दीज फ्यूचर कैश फ्लोज। जो आपके एक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, ये एस्टीमेट है फ्यूचर का। जो वैल्यू एंड यूज की कैलकुलेशन में कैश फ्लोज यूज हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो कहता है जी क्या हो वैल्यू एंड यूज के अंदर? कहते हैं जी फ्यूचर कैश फ्लोज जो इस एसेट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके अंदर जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं टाइमिंग में या अमाउंट में। ठीक है, क्या जरूरत थी अभी भी आने की यार, रहने ही देते आज। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंटेड बाय करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइस फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द एसेट, अदर फैक्टर्स सच एज इलिक्विडिटी दैट मार्केट पार्टिसिपेंट वुड रिफ्लेक्ट इन प्राइसिंग द। ये सिर्फ एक बार 5 पॉइंट्स पढ़े, ज़हन में बैठ गए, MCQs में आते हैं, इसके अलावा कुछ आ सकते हैं, आया नहीं अभी तक, आ सकता है। जैसे उसने अभी जो है वो एक MCQ पूछ लिया, वैल्यू एंड यूज में क्या क्या चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब वहाँ पे उसने 3-4 पॉइंट्स दिए उन्हें, 2 एक इनमें से होंगे, 2 नहीं होंगे। जो नहीं होंगे या एक नहीं होगा, जो नहीं होगा उसको उसने कह दिया होना कि बताओ कौन सा नहीं है, या कह सकता है कि कौन कौन सा है, 2 कौन से हैं, 3 कौन से हैं। तो एक बार पढ़ा होगा तो क्या चीज़ यहाँ पे है, क्या क्या चीज़ है जी? इधर देखो, अब ये याद रखने वाली बात है। एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जो कि एंटिटी एसेट से ड्राइव करना एक्सपेक्ट कर रही है। एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉसिबल वेरिएशन, टाइमिंग में, अमाउंट में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी represented by current market risk free rate, or price for bearing uncertainty inherent in the asset, other factors such as illiquidity that market participants would reflect in pricing the future cash flows of entity expect to derive from। बस ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, other factors such as illiquidity। अगली बात पढ़ लेता हूँ मैं, वरना तो ये काफ़ी हो जाएगा, फिर मैं कटवा दूंगा उसको। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5। ये क्या है ये फिर किसी वक्त बताऊंगा, अभी नहीं। बस ये बस एक मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, इसको समझे बगैर भी एक दफ़ा पढ़ लिया, आपके MCQ वाला काम हो जाना। ठीक है, दैट मार्केट पार्टिसिपेंट वुड रिफ्लेक्ट इन प्राइसिंग फ्यूचर। ठीक है, द एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड अबव कैन बी रिफ्लेक्टेड आइदर एज एडजस्टमेंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज और एज एडजस्टमेंट टू डिस्काउंट रेट। वो कहता है कि जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, ये आप कैश फ्लोज में एडजस्ट कर दें या डिस्काउंट रेट में रिफ्लेक्ट कर दें। इसके यानी इसका असर दोनों तरह से डाल सकता है। आप कैश फ्लो को एडजस्ट कर दें या डिस्काउंट रेट को एडजस्ट कर दें। अगर कैश फ्लो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो डिस्काउंट रेट कम कर दें उसकी वजह से, या कैश फ्लो को ही छेड़ दें। दोनों में से किसी एक काम के साथ इसको कर सकते हैं टच। एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज शुड बी बेस्ड ऑन रीजनेबल एंड सपोर्टेबल assumptions that represent management's best estimate और इकोनॉमिक कंडीशन दैट विल एग्जिस्ट ओवर द रिमेनिंग पीरियड। वो यही कह रहा है कि यार ज़रा ध्यान से ना इसको, ठीक है, ज़रा रियलिस्टिक होके ये आपने कैश फ्लोज लगाने, बेस्ट एस्टीमेट लगाना है। मैनेजमेंट का ही एस्टीमेट है, लेकिन बेस्ट जजमेंट होनी चाहिए। एस्टीमेट तो हम बेतहाशा लगाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, हम बहुत, आप FAR 2 में जाएंगे तो और बढ़ जाएंगे एस्टीमेट्स। हम अकाउंटेंट्स बेतहाशा एस्टीमेट्स लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारी प्रोफेशनल जजमेंट होती है। हम बेस्ट एस्टीमेट लगा रहे होते हैं, और अगर उसमें कोई चेंज आए तो चेंज इन एस्टीमेट पढ़ा हुआ है। ठीक है, पानी पीने लगे, ठीक है। तो ये अब मैंने सिर्फ एक दफ़ा पढ़ा, को खास समझा भी नहीं, वैसे तो बातें ही जनरल सी थी, को खास एक लफ्ज़ आया लिक्विडिटी, मैंने कहा छोड़ो, उसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ा। तो जो याद रखने वाली बात होगी मैं खुद कहूँगा, बल्कि खुद कहूँगा क्या, वो चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन करते हैं हम सवालों के अंदर कि वो याद हो जाती है। रिकवरेबल अमाउंट याद करना था क्या होती है, तो हमने याद किया नहीं, तो इतनी प्रैक्टिस की कि वो अभी हमें ऐसे लगता है कि हमें हमेशा से ही आता था। तो जो याद करने वाली चीज़ है वो याद होगी आपको, बाकी रीड ऑनली इज़ रीड ऑनली, ऊपर लिखा हुआ है रीड ऑनली, पढ़ो। Which of the following element is not considered while computing value in use? Expectation, जो पढ़ रहा हूँ, expectation about possible variation amount on timing, भाई ये तो होगा, ये तो होगा। The time value of money represented by होगा। अब देखो एक बार पढ़ा है, दिमाग में आ रही है चीज़ें, तो ये होता है कि आपने अगर चीज़ पढ़ी होगी तो सामने लिखी हुई आपको नजर आएगी, हाँ ये वही चीज़ है। जाहिर सी बात है 2-3 रिविजन्स तो कम से कम हो ही जाती होती हैं, तो 2-3 बार इस जगह से गुजरोगे तो जस्ट ऐसे ही पढ़ना है जैसे आप पढ़ा है।
आपको इंशाल्लाह याद रहेगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। रट्टे लगाने नहीं बैठ जाने पागलों की तरह, और काम बहुत है करने वाला। प्राइस फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन एसेट एस्टिमेट, ये मैंने नहीं देखा था, ये कोई अलग सी चीज़ है, ठीक है। तो ये नहीं है, उसने कहा था जो कंसिडर नहीं होना, फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट कंसिडर नहीं होनी, और ठीक है। वैल्यू इन यूज क्या है? अनडिस्काउंटेड आगे क्या पढ़ना? हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू क्या है? डिस्काउंटेड वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लोज की को डिस्काउंट करके आज जो निकालते हैं फिगर, ठीक है, उसको प्रेजेंट वैल्यू, उसको वैल्यू इन यूज कहते हैं, ठीक है। वैल्यू इज अनडिस्काउंटेड नहीं, अनडिस्काउंटेड फिर वही बात नहीं, डिस्काउंटेड हाँ, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू तो है। अब आगे पढ़ते हैं, इससे आगे आप जरा ध्यान से पढ़ते, क्योंकि वो अनडिस्काउंटेड देखो यार, प्रेजेंट वैल्यू कहाँ निकल, अनडिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड बोला। अब पढ़ते हैं, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ये तो सही है। एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज, सही है। एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल एट द एंड ऑफ, अलग तो सही रहा है, लेकिन एक अगला पढ़ लें, शायद इससे भी कोई तफसीली बात लिखी है। डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हिस्टोरिकल, फ्यूचर के कैश फ्लोज आते हैं। ये तो गुजरा हुआ कल है, आने वाले कल के कैश फ्लोज में आना है, तो ये गलत हो गया। और ये इस दफ़ा आई कैप ने, वैसे मैंने पहले ही बताया, आई कैप ने क्या किया, हालांकि बच्चों को ऐसे ही बताया जा रहा होता है, वैल्यू इन यूज क्या है? फ्यूचर के कैश फ्लोज, कैश फ्लोज, कैश फ्लोज, कैश फ्लोज, कैश फ्लोज में ये लो, कैश फ्लो में ये ना लो, कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ, कैश फ्लो को डिस्काउंट करो, कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो, डेफिनेट क्यों नहीं लेना, नॉन कैश है। आई कैप ने क्या किया, कैश फ्लोज भी दे दिए, कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज, और इनकम एक्सपेंसेस भी दे दिए। जब में गफीर ने जो गलती की होगी, जो एक्सपेक्टेड है, जो की भी सही बच्चों से पूछने पर, ठीक है, ख़ास तौर पे जो कमेंट्स के अंदर हमें मिलती हैं चीज़ें, ठीक है, बच्चों ने जब अन्य वाह इनकम्स एक्सपेंसेस लिए हुए हैं, क्या मतलब है? कैश फ्लोज हैं तो कैश फ्लोज हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। रिसेंट टाइम में IAS 36 टेस्ट हुआ है, ठीक है, टेस्ट में आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारी अटैम्प्ट ही मेरी रह जाए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी एक अटैम्प्ट में आई तो अगली में अक्सर उस तरह से नहीं आती हैं, तो ऐसे सवाल टेस्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलें आगे, जल्दी करो यार, बातें ज़्यादा करता है यार, ये काम कम करता है, कहते हो कि साथ वाले पास। When should an impairment loss be recorded? Immediately, over a number of accounting periods, at management discretion? जब इम्पेयरमेंट लॉस आ गया तो फौरन रिकॉर्ड करो भाई, मैनेजमेंट की मर्जी है, जब करे, कुछ सालों पे बांट दें, जब ऑडिटर साहब कहें। हद हो गई यार, जब आया इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड करना है P&L में। Which of the following is not covered by IAS 36? ये मैंने पढ़ाया था ज़बरदस्ती, सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन अब आपको पता है। गुडविल, गुडविल नहीं, देख लो। अच्छा चलो आगे पढ़ते। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू, ये तो नहीं। इंटेंजिबल्स, गुडविल भी इंटेंजिबल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट, अच्छा आप देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसे PPE एट कॉस्ट है। तो अगर PPE इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजरता है तो वो भी इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजरेगा, यानी IAS 36 इस पे तो अप्लाई होता है। इंटेंजिबल एसेट्स, बिल्कुल इंटेंजिबल भी एसेट्स ही होते हैं, उन पे भी IAS 36 अप्लाई होता है, वो भी इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारे जाते हैं। और गुडविल के बारे में तो कहा था उसने, मैंने पढ़ाया था ना आपको, 3 एसेट्स ऐसे हैं जिनको अमोर्टाइज नहीं करते, यानी कि डेप्रिसिएट नहीं करते। IAS 38 की ज़बान में इंटेंजिबल को डेप्रिसिएशन को क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। तो मैं डेप्रिसिएशन नहीं बोल रहा हूँ अभी आपके लिए, उनको डेप्रिसिएट नहीं करना। गुडविल, इन प्रोग्रेस, और तीसरा कौन सा था? नहीं, कॉपीराइट। गुडविल, इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल, इनडेफिनेट लाइफ वाला इंटेंजिबल, ये तीनों ऐसे हैं जो कि अमोर्टाइज नहीं हो सकते, लेकिन इनको ज़रूरी है बगैर इंडिकेशन के हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। इम्पेयरमेंट टेस्ट, इम्पेयरमेंट IAS 36 तो है, तो इस पर भी लगेगा। हाँ, आज आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो फेयर वैल्यू मॉडल उसका किस तरह का है, तो जब वो पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा कि उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाय IAS 36? नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, नहीं, ये IFRS 5 में होता है, बहरहाल बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू, इन्वेंट्रीज किस पर अप्लाई होता है? देखो भाई, ये एक स्टैंडर्ड, अब ये पूछे आपसे, ये मुमकिन नहीं है, कोई और चीज़ यहाँ डाल देगा, लेकिन ये नहीं पूछ सकता। ये IFRS 5 है, एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल,
ठीक है। तो ये आपने फाइनल में जाके पढ़ना है, फेयर 2 में भी नहीं है, इसलिए गम ना करें, ये लफ्ज़ नहीं लिख सकता, इसकी जगह कोई और आ जाएगा, बाकी आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर अप्लाई नहीं होता, इन्वेंट्रीज IAS 2 लगता है उस पर, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रखते हैं, इम्पेयरमेंट टेस्ट से नहीं गुजारते। मैंने बना वैसा ही दिया था आपको याद रखवाने के लिए, लेकिन IAS 2 में कोई इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं होती, NRV टेस्ट होता है, इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं होता बल्कि NRV टेस्ट होता है। NRV अगर लोअर हो कॉस्ट है तो उसको राइट डाउन करके NRV पे ले आते हैं, ठीक है ना। तो IAS 36 नहीं लगता इन्वेंट्रीज पे, IAS 2 लगता है, ठीक है। तो क्या लगेगा IAS 2, इसलिए ये नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो फिर रह क्या गया ये, तो ये ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट। हाँ जी, ये कर लिया होगा आपने, कोई मसला तो नहीं आया। बहरहाल कितने बच्चों ने ये नहीं किया वो हाथ खड़ा करें, MCQ आज कर लीजिएगा, कोई मसला हो मुझसे कल पूछिएगा, मैं कैलकुलेशन नहीं करवा रहा बिल्कुल भी, इतनी इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन कर करके थक नहीं गए अभी तक। किसी में मसला हो तो पूछ लीजिएगा, यहीं पे रोक के, जिन्होंने किया हुआ है 17 में कितने बच्चों ने किया है ये तीनों MCQ जो मैंने हाईलाइट किए हैं, जिनको होमवर्क लिखा है, कितने बच्चों ने किए हैं ये तीनों 17, 18, 19 कितने बच्चों ने किए हैं? चलो ये तीनों किए, हाथ खड़ा करें, ऊंचा हाथ खड़ा करें, कोई मसला? बाकियों को आ जाए तो पूछ लेना, ये ना कहना उनको नहीं आया तो हमें आ गया, तो फिर ये तो शर्म की बात है। आपके लिए शर्म की बात नहीं है, मेरे लिए शर्म की बात नहीं है, पता नहीं फिर किसके लिए शर्म की बात। ये तो आसान से ही लग रहा है वैसे, कोई एक आधा कर भी लेते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये क्या है जी? बुक वैल्यू। कंपनी हैज़ रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ 2.7 फ्रॉम कंपनी इन कराची इंटरेस्टेड टू बाय प्लांट, तो ये क्या है? फेयर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज जो है फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज, जो कितना है? ये क्या है? ये क्या है? वैल्यू इन यूज। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू ट्रांसपोर्ट प्लांट टू कराची इज, ये कॉस्ट टू सेल आ गई। अरे तो बड़ा आसान है भाई, 3 ऊपर रखो, ऐसा वर्किंग करनी है ना, कोई ज़रूरत नहीं है वर्किंग को फूल बूटे लगाने की। ये 3 लिख दिया, उसके बाद ये क्या है? बुक वैल्यू। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं रिकवरेबल अमाउंट, ज़बानी देखो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या बन रही है? 2.7 और 2700 कर लो, 2700 माइनस 50 कर लो, मरने वाले हो जाते हो जी। कितना? 2600, यानी कि 2.65 मिलियन। और बोलो 2.65 बिलियन और वैल्यू इन यूज कितनी है? 2.6, तो रिकवरेबल क्या बन गई? 2.65, तो कितना लॉस आ गया? 0.35। ओह ठीक है, ये इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। क्या कहा था उन्होंने, क्या चाहिए? इम्पेयरमेंट लॉस कितना है जी? शीट सही है जी, डन हो गया। नेक्स्ट, MCQs में ना राउंडिंग नहीं करनी, ये ज़रा एहतियात करनी है, ठीक है ना, राउंडिंग नहीं करनी। पॉइंट अगर 4 तक जाए 4 वाला लिखो, क्योंकि फिर MCQ मैच नहीं करता ना, ठीक है जी बच्चों। IAS 36 ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट सजेस्ट हाउ इंडिकेशंस ऑफ इम्पेयरमेंट माइट बी रिकॉर्डेड हैं, हाउ इंडिकेशंस ऑफ इम्पेयरमेंट माइट बी रिकग्नाइज्ड। चलो, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सटर्नल इंडिकेटर्स दैट 1 और मोर ऑफ एंटिटीज एसेट्स may be impaired? An unusually significant fall in market value of 1 or more, सही है, एक्सटर्नल है। एविडेंस ऑफ ऑब्सोलेसेंस, ये तो इंटरनल है। डेडलाइन इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, डिक्लाइन इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये इंटरनल है। इंक्रीज इन मार्केट, ये एक्सटर्नल है। तो फिर A और D। अल्फा डेल्टा बड़ा करते हैं, ये क्या है जी? होमवर्क हो गया था वैसे। व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? करंट मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू, हायर ऑफ फेयर वैल्यू, लेस कॉस्ट सेल एंड वैल्यू इन यूज, हायर ऑफ कैरिंग। ये इन अकॉर्डेंस IAS 36 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इम्पेयरमेंट रिव्यू मस्ट बी कैर्ड आउट एनुअली ऑन ऑल इंटेंजिबल। नहीं, एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो सिर्फ 3 पे लगता है, गुडविल, इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल विद इंडेफिनिट लाइफ। सिर्फ इन पे एनुअली आपने टेस्ट लगाना है, सारों पे नहीं लगाना, तो ये गलत है। इफ़ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल ऑफ एसेट एक्सीड कैरिंग अमाउंट देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट। हाँ सही है, अभी पढ़ा के आ रहा। वो कह रहा है अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल बुक वैल्यू से ज़्यादा हो गई है तो क्या फिर वैल्यू इन यूज निकालने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, दफ़ा करो। जब एक जो हायर हो गई
रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्टल वैल्यू इन यूज़ में से एक हायर चीज़ होती है ना, तो वो जो भी होती है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट नहीं है। अब कोई एक भी उनमें से ज़्यादा हो जाए तो दूसरे को निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यही कह रहा है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगर बुक वैल्यू से बढ़ गई है तो फिर वैल्यू इन यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं रह जाती। सही है? इम्पेयरमेंट सही है? इम्पेयरमेंट इज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अनलेस इट रिवर्सेज अ गेन। इम्पेयरमेंट को कहाँ लेके जाना है आपने? इम्पेयरमेंट लॉस को कहाँ लेके जाना है? P&L में। हाँ, अगर कोई प्रीवियसली बुक लॉस पड़ा है तो उसको रिवर्स करें। नहीं। अच्छा, ये तो रिवेन सरप्लस की बात कर रहा है, जरा पढ़ो ध्यान से। इम्पेयरमेंट इज चार्ज टू P&L अनलेस इट रिवर्सेज अ गेन दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन इक्विटी इन विच केस इट ऑफसेट अगेंस्ट द। सही कह रहा है ये भी, ये तो सही है। P&L के अंदर डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, P&L। ठीक है जी। अब आपको एक एसेट की मद में एक सरप्लस नज़र आ रहा है 15 रुपये का, आपको यहाँ पर 20 रुपये का लॉस आता है, इम्पेयरमेंट लॉस, तो पहले वो 15 को खाएगा और फिर 5 जाएगा। अच्छा, एक सवाल ऐसा भी किया था कि लॉस सिर्फ आया तकरीबन लेट से 12 का, ये सिचुएशन बनी थी, तो ये 12 का सरप्लस हिट होगा, इधर कुछ भी नहीं जाएगा। तो सही तो कह रहा है? सही कह रहा है? तो कौन से सही हैं जी? ऑल 3, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3। चेक कर दे रहो। I-36 अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट? इन्वेंट्रीज नहीं, IS-2 लगता है। फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स। यार फाइनेंशियल एसेट तो ये नहीं है, PPE और ये अब आपके IFRS 9 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, उसमें आप फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी को पढ़ते हैं जाके, तो फाइनेंशियल एसेट ये नहीं है। फाइनेंशियल एसेट तो है कि मनी रिसीवेबल, मनी मॉनिटरी एसेट खैर होता है। खैर चलें, छोड़े, आगे देखते हैं। एसेट हेल्ड फॉर सेल पे नहीं लगता, इसको मैंने रोक दिया, उसने हालांकि ये लिख दिया है जो डरा रहा है हमें, ठीक है। लेकिन जब अगली लाइन पढ़ी ना, PPE और इंटेंजिबल, इन पर अप्लाई होता है, तो फिर ये फाइनेंशियल एसेट की वजह से मैंने इसको साइड पे करा दिया। ठीक है, D है, चेक कर लो आंसर। फाइनेंशियल एसेट बेसिकली IFRS 9 में आपने पढ़ना है जाके FAR 2 में, इसलिए ये लफ्ज़, ये जुमला लिखा हो मुमकिन नहीं, आपके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको क्लियर जो नज़र आ रहा था आपने उसको फिर भी टिक कर लिया। ठीक है भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं IS-40 शुरू करने लगा हूँ, हाइब्रिड से भाग गए हो। वैल्यू इन यूज इज मार्केट वैल्यू नहीं, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ एसेट एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल, ये सही लग रहा है। हायर ऑफ एसेट्स नहीं, B सही है। अब थोड़े से रह गए, कर ही लेना, अब अच्छा नहीं लगता, इनको क्या छोड़ के जाएं, फिर कल को भी ये हो कि कुछ पेंडिंग है। नहीं, कुछ पेंडिंग नहीं, IS-36 में कुछ पेंडिंग नहीं, IS-16 है, बरकत के लिए रहेगा। एन एसेट इज इम्पेयर्ड इफ कैरिंग अमाउंट इक्वल्स द, कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स द, ये सही है। अमाउंट टू बी रिकवर्ड थ्रू यूज और सेल ऑफ एसेट एक्सीड, नहीं, ये तो कह रहे रिकवर अमाउंट ज़्यादा हो, तो वो तो मसला नहीं है हमें। इट हैज़ बीन डैमेज्ड, ज़रूरी नहीं है डैमेज होकर वो इम्पेयर भी हो जाए, डैमेज हो स्टिल उसकी वैल्यू इन यूज़ या फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है, तो ये कोई निशानी नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे, वो ये कह रहा है एसेट इम्पेयर हो गया है। कब हो गया है भाई? जब उसकी कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू ज़्यादा है, उसकी अमाउंट टू बी रिकवर्ड थ्रू यूज़ यानी वैल्यू इन यूज़, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल यानी कि वो रिकवरेबल अमाउंट जो है, बुक वैल्यू एक्सीड कर गई, बुक वैल्यू 100 है, रिकवरेबल अमाउंट 80 है, तो किस पे उठाकर लाते थे? 80 पे। तो सिर्फ यही सूरत है जिसमें हम कहेंगे एसेट इम्पेयर हो गया। ठीक है, ओके। B था, हाँ सॉरी, मैं भी कहूँ कि उधर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है और इधर डैमेज वाला शक में डालता है, लेकिन बच्चों डैमेज होकर ज़रूरी तो नहीं है कि इम्पेयर भी हो ऐसे। ठीक है, मुका दो यार, IS-40 शुरू करना। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर, पढ़ाई थी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल डिस्पोजल ऑफ एन एसेट एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट, एंड ये सही लग रहा है। इंक्रीमेंटल कहते हैं जिस डिस्पोजल की वजह से पड़ने वाली कॉस्ट, बताया था आप लोगों को एक वो डायो वाला सवाल जब किया था, उसके बाद फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये कॉस्ट टू सेल की डेफिनेशन भी पढ़ी थी हमने, क्या क्या आता है। ठीक है, बा मुग्गे इंक्रीमेंटल कॉस्ट
डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल डिस्पोजल में से प्लस फाइनेंस, नहीं, फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स तो हम नहीं लेते थे, याद है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल डिस्पोजल प्लस फाइनेंस एंड, अब वो यहाँ पे प्लस फाइनेंस लेकिन टैक्स दोनों ही नहीं होते, इसमें तो दोनों ही उसने लिख दी, ये भी गलत है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल डिस्पोजल ऑफ एसेट प्लस टैक्स एक्सपेंस, और यार क्या करी जाना है यार, क्या करी जाना है यार, नहीं गुजारा कर भाई, कौन सा सही है जी। Which of the following is not an indicator? Advances in technological environment which asset employed have an adverse effect, ये तो है। An increase in interest rate, ये तो है। Carrying amount of entities net asset is higher than the entities number of shares in issue multiplied by, ये अभी भी पढ़ के आया है। देखो अब इतनी सी लाइन पढ़ी और एक MCQ में काम देगी, पर्चे में ऐसा ही होता है। यही चीज़ें छोड़ के आप इजी नंबर लूज कर रहे हैं। टॉपिक पढ़ा, सब कुछ किया, उस्ताद ने पढ़ाया तो कुछ सो रहे हैं। अब सोते सोते ये गुजर जाएगा, जब आँख खुलेगी तो खुली की खुली रह जाएगी, फटी की फटी रह जाएगी पेपर के अंदर, ठीक है। फिर कहेंगे ये कहाँ से, आउट ऑफ सिलेबस है, किताब में पढ़ा हुआ है, पढ़ा के भी निकला होगा उस्ताद। तो थोड़ी सी तवज्जो प्लीज़, बस ये अब आखिरी लम्हात हैं, चंद लम्हात। एस्टिमेटेड NRV ऑफ इन्वेंट्री हैज़ बीन रिड्यूस्ड, ये तीनों इंडिकेटर से ना। अच्छा, एस्टिमेटेड NRV ऑफ एंटिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू फायर ऑल्दो वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इज कैरिंग अमाउंट। क्या मतलब, कॉस्ट है, इस इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 50 रुपये, आग लग गई इसको, और आग लगने के बाद NRV जो निकली वो कम तो हो गई है, यानी कि पहले NRV होती थी आग लगने से पहले, आग से पहले पहली बात तो ये है, इम्पेयरमेंट तो है ही नहीं ना ये, लेकिन फिर भी ये इम्पेयरमेंट की तरह से, यानी कि इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट यही होती है, NRV नीचे आ जाना, इसको इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट कहते हैं। एसेट की इम्पेयरमेंट क्या है, रिकवरेबल का बुक वैल्यू से नीचे आ जाना, ठीक है। तो इम्पेयर हो गया एसेट, ये भी इम्पेयरमेंट ही होती है। तो आग से पहले NRV थी जनाब, भाई कह रहे थे 70 रुपये, 70 लिख लेते हैं। आग के बाद 55 पे आ गई, 40 ना करो फिर तो गलत हो जाएगा ना। वो क्या कह रहा है NRV ऑफ इन्वेंट्री हैज़ बीन रिड्यूस ड्यू टू आग, तबाही, आग की तबाही से NRV कितने पे आ गई है, मैंने एग्जाम्पल बना ली 55 पे, पहले 70 होगी तो कम, रिड्यूस हो गए, तो अगर रिड्यूस हो के इस वक्त 55 पे है तो फिर ज़्यादा ही होगी ना, कुछ भी ले सकते थे। लेकिन कह रहा है कि वैल्यू अभी भी ग्रेटर है देन इट्स इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट क्या होती है, या NRV या कॉस्ट। तो अभी मैं कहता हूँ कॉस्ट से पड़ी थी वो 50 है, अभी भी NRV लॉस नहीं है, तो ये तो इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर ना हुआ, एसेट तो इम्पेयर नहीं हुआ, वैल्यू में कमी तो नहीं आई, लॉस तो बुक नहीं हुआ, ठीक है। चलें आगे, फायर ब्ला ब्ला ब्ला, होमवर्क कर लोगे, हो ही गया होगा। आई छत्तीस कंटेन्स अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल विच में भी, अच्छा गल दसो पायन की है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड डेफिनेटली बी एन इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल इम्पेयरमेंट ऑफ एन एसेट। इंटरनल एक्सटर्नल भी नहीं बोला उसने, सभी बोल दिए। एन अनएक्सपेक्टेड फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ वन और मोर एसेट्स, बिल्कुल ये इंडिकेटर है। अभी मैंने नहीं कहा कि उसने क्या कहा हुआ है, मैंने नॉट इसीलिए हटा दिया, ये ट्रिक है, नॉट वाला नहीं समझ आता अक्सर, बस ये MCQ 2 करके करते हैं पार्ट 2 शुरू, ठीक है। आपने नॉट हटा के पहले पढ़ लेना है, उसके बाद फिर एंड पे देखेंगे। एडवर्स चेंज इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये तो है। सिग्निफिकेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी विच मेकिंग इट्स, हाँ सही है। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंटिटी नेट एसेट्स बीइंग बिलो एंटिटीज मार्केट, कैरिंग अमाउंट कितनी है 80 लेट से, और ये बिलो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के, लेट से वो 90 है, तो क्या ये इम्पेयर्ड है? ये इम्पेयर्ड नहीं है बेटा, इम्पेयर्ड नहीं है। कितने की थी एग्जाम्पल वो वाली, ये देखो, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 120 आती तो क्या ये इम्पेयरमेंट है? तो वो यही तो कह रहा है वहाँ पे, क्या पढ़ो ज़रा, कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू ऑफ एन एंटिटीज नेट एसेट्स, जो अभी हमारा 110 था, बीइंग बिलो एंटिटीज मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि वो 110 अगर आपकी एसेट्स की बुक वैल्यू है, 110 अगर बुक वैल्यू है तो ये 120 से 125 निकला है, तो ये कोई इम्पेयरमेंट है? तो ये तो इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट नहीं है।
ठीक है, अब पूछा क्या था उसने, हाँ के ना, ना, कौन सा इंडिकेटर नहीं है, डी। ओके डन। उसके बाद विच टू ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन इंडिकेशन दैट एंटी में डिक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट, ये तो इंडिकेशन नहीं है। इंक्रीज इन मार्केट रेट इंडिकेशन है, डिक्रीज नहीं। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, तो डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू है, इंक्रीज नहीं है। डैमेज कॉस्ट टू एसेट, जी बिल्कुल इंडिकेशन है। मैनेजमेंट इंटेंशन टू रीऑर्गेनाइज द बिजनेस, बिल्कुल रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही होता है कि आप जो फलां चीज़ बनाना ही बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो सी और डी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, तो क्या एसेट इम्पेयर ही नहीं है? नहीं, वैल्यू इन यूज़ निकाल लो, उसको देख लेना, फेयर वैल्यू नहीं है, वैल्यू इन यूज़ निकाल, तो ये तो गलत बात कर रहे हैं। रिकवरेबल अमाउंट इज वैल्यू इन यूज़, हाँ ये सही है। एनआरवी इज यूज, नहीं। कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट रिमेन द सेम, नहीं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और कुछ रह गया है, पार्ट बी शुरू करें। चैप्टर